मैं सबसे पहले आज भारत सरकार का विशेषकर कृषि मंत्रालय, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और हमारे पीएमओ में मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इन सब का धन्यवाद आपके प्रेस वार्ता के माध्यम से करना चाहूंगा। जैसा कि आपको भी मालूम है कि कल जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए नरेंद्र मोदी जी के आदेश के बाद और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के प्रयासों के बाद सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 171 करोड़ किसानों के लिए, जिसे हम किसान सम्मान निधि कहते हैं, और जो अभी ड्यू भी नहीं था, वो कल रिलीज किया। इसके लिए मैं अपनी तरफ से, जम्मू कश्मीर के किसानों की तरफ से नरेंद्र मोदी जी का, शिवराज सिंह चौहान जी का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार क्योंकि जम्मू कश्मीर ने, यहाँ के मजदूरों ने, यहाँ के किसानों ने, यहाँ के आम जनमानस ने बाढ़ देखा, बाढ़ की तबाही देखी, इसलिए इस साल का जो नरेगा का जो बजट है, जिसमें 100 डेज एक मजदूर को, एक लेबर को 100 डेज की मजदूरी मिलती है, उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कल घोषणा की कि इस साल ये 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन जम्मू कश्मीर के लिए किया जाएगा। इसके लिए मैं भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। साथियों, ये इमीडिएट एक असिस्टेंस है, एक रिलीफ है किसानों को, मजदूरों को। हम ये नहीं कहते हैं कि ये सारा हमने इनकी नुकसान की भरपाई की, लेकिन उनको कहीं न कहीं उनके जख्म को थोड़ा सा मरहम लगाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ से जिस जम्मू कश्मीर सरकार से आशा, अपेक्षा, उम्मीद जम्मू कश्मीर के लोगों ने रखी है, मजदूर तबका ने रखी है, किसानों ने रखी है, अभी तक जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से असिस्टेंस हो, रिलीफ हो, मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी कदम इन्होंने बढ़ाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रयास भी नहीं किया, इनकी तरफ से कोई कोशिश भी नहीं हुई कि यहाँ के लोगों को जो नुकसान हुआ, यहाँ के किसानों को जो नुकसान हुआ है, इनको कोई मदद भारत सरकार से होनी चाहिए, कोई कोशिश हो यहाँ की सरकार की तरफ से, ये कहीं नहीं दिखी है। मैं आज के दिन आपको फिर एक बात याद दिलाना चाहूंगा। आज ठीक 8 अक्टूबर है और आज से ठीक 1 साल पहले 8 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर विधानसभा का रिजल्ट था। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आया था और ठीक आज 1 साल बीत गया। 1 साल में भारत सरकार ने अनेकों कदम जम्मू कश्मीर की तरक्की में बढ़ाए, इसे कोई नकार नहीं सकता। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मुझे लगता है बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर को, मैं कहता हूं एड के रूप में ही, या जिसे हम कहते हैं कि एक मदद के रूप में ही, अगर हम भारत सरकार की बात करें तो जो नॉर्मल बजट होता है, वो नॉर्मल बजट जम्मू कश्मीर की सरकार को देने के बाद 5,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने डिमांड की थी कि मुझे एक डेफिसिट, जो गैप है यहाँ पे, वो फिल करना है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने तुरंत 5,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान आवंटित करके जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ने के लिए एक मदद की। सिर्फ इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत सारे रोड्स हैं जहां पे 250 की पॉपुलेशन से लेके ज्यादा पॉपुलेशन भी है, लेकिन वहां पे रोड्स नहीं है, जम्मू कश्मीर के पास पैसा नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की जो कमिटमेंट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 1,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर की सरकार को दिया ताकि यहाँ पे रोड्स बने। ऐसे अनेकों, मैं कह सकता हूं, जो भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार को मदद की ताकि यहाँ के लोगों को सहूलियत दे पाए। लेकिन बदकिस्मती से देखने को मिलता है, यहाँ पे चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, या अन्य जो भी इनके अधिकारी हैं, सिर्फ एक बात पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। भारत सरकार पैसा दे रही है,
ग्राउंड पे वो लग रहा है नहीं लग रहा है इसकी उनको कोई चिंता नहीं है, वो लोगों तक गरीबों तक पहुंचे उसकी कोई फिक्र नहीं है। एक बात पे घुमा रहे हैं, हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास स्टेट हुड नहीं है। ये बड़ी बदकिस्मती है, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, एक ही बात पे, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच करे, आपने देखा होगा 15 अगस्त की इंडिपेंडेंस डे की स्पीच, चाहे वो नॉर्मल स्टेज पे चढ़ के बात करें, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन में बात करें, उन्हें एक ही बात पे जम्मू कश्मीर के लोगों को घुमाना बड़ा अच्छा लगता है। मेरे पास स्टेट हुड नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है। किस स्टेट हुड की बात कर रहे हैं? क्या नहीं है उनके पास? मैं पूछना चाहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा सीरियसली, मैं आरोप एलिगेशन नहीं लगाता हूं, लेकिन मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं सीएम साहब को कि आपके पास क्या पावर नहीं है? जो जो आपने कमिटमेंट्स की थी, क्या उसके लिए पूरा करने के लिए आपके पास पावर नहीं है? आपने अभी तक एक साल में 16 कैबिनेट मीटिंग्स की, 16 कैबिनेट मीटिंग्स में आपने 97 ऐसे डिसीजंस हैं जो एलजी महोदय ने अप्रूव कर दिए। लोगों को गुमराह कर रहे हो, हमारी फाइल नहीं निकल रही है। आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी फाइल है जो आपकी कमिटमेंट लोगों के साथ थी और जिसको एलजी साहब ने रोका है? 200 यूनिट बिजली की है क्या? 12 गैस सिलेंडर की है क्या? 10 किलो राशन की है क्या? 1 लाख नौकरियों की है क्या? आप मुझे बताइए। अगर आपकी फाइल कहीं पे रुकी हुई है तो हम वादा करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम करवाएंगे, हम लड़ेंगे एलजी साहब से कि ये करके दीजिए। लेकिन झूठ, सिर्फ झूठ, झूठ के अतिरिक्त तो कुछ आता ही नहीं है। कौन सी फाइल है? एक इंटरव्यू में मैंने सुना सीएम साहब कहते हैं कि बड़े इंस्टीट्यूशंस मेरे पास नहीं है, चाहे स्किम्स की बात कही, चाहे बाबा गुलाम शाह बड़शाह यूनिवर्सिटी की बात कही, या पीडीसी की बात कही। महोदय, ये यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी एक ज़ाब्ते के तहत चलती है। जो आपके पास है तो वो है, वो कीजिए। जो नहीं है तो उनको गुमराह क्यों कर रहे हो लोगों को कि भाई इन इंस्टीट्यूशन के आने के बाद आप अपने वादे पूरे करेंगे? मुझे बताइए। आपने कहा कि एडवोकेट जनरल की फाइल, झूठ। आपने कहा टीओबीआर की फाइल, जिसे हम बिजनेस रूल कहते हैं, हमने जो पता कराया, हमें जो सूचना मिली है, झूठ बोला। है ही नहीं उनके पास, भेजी नहीं है। जो भेजी है वहां से वापस आई है, सीएम साहब के पास पड़ी हुई है। आप मुझे बताइए, आपने अभी तक चेयरमैन J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अप्रूव नहीं की फाइल आपके पास है ना? एलजी महोदय के पास नहीं है, क्यों नहीं किया आपने? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने मैनेजिंग डायरेक्टर पीटीसीएल फाइल आपके पास पड़ी है, आप नहीं कर रहे हैं और इल्जाम एलजी महोदय पे है। आप चीफ इंजीनियर्स की बात कीजिए, नॉर्थ, साउथ, पीर पंचाल रेंज, आप नहीं कर रहे हैं। 30 ऐसी पोस्ट्स हैं जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बनाने हैं, जो चीफ मिनिस्टर महोदय ने बनाने हैं। डिपार्टमेंट भी उनके पास है, पावर डिपार्टमेंट, आप नहीं कर रहे हैं। मीन्स आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि आपको आदत ही नहीं है काम करने की। आपने कभी काम किया ही नहीं, आपने झूठ बोला है। आज कंपटीशन है यहाँ पे विकास का, डेवलपमेंट का। आज सवाल आपको पूछ रहे हैं लोग, इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं। और जिस स्टेटहुड की आप बात कर रहे हैं, मुझे बताइए उमर अब्दुल्ला साहब, सीएम साहब, आप कहते हैं कि आपके पास पुलिस का डिपार्टमेंट चाहिए। मैं कश्मीर के लोगों से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं, किस स्टेटहुड की बात कर रहे हैं? क्या 2008 से 2014 तक आपके पास स्टेटहुड नहीं था? क्या 96 से 2002 तक आपके पास स्टेटहुड नहीं था? क्या 89 तक जो आपने हुकूमत की आपके पास स्टेटहुड नहीं था? क्या 82 तक जब आपने हुकूमत की आपके पास स्टेटहुड नहीं था? लेकिन मैं सिर्फ आपके टेन्योर की अगर बात करूं तो कश्मीरियों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, साथियों, इन्होंने उग्रवाद के नाम पे कई कहानियां यहां पे लिखी। अगर उन किताबों को, उन कहानियों को, वर्कों को हम पलटें तो कई ऐसे लोग, कई ऐसी लोगों की स्टोरीज निकलेंगी जो ये कहेंगे कि हम बेकसूर थे, हम निहत्थे थे, हम मासूम थे, और सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब के दौरान हुकूमत में मारे गए आतंकवाद के नाम पे। वो सिविलियन थे, आपको जवाब देना होगा। क्या कश्मीरी सिविलियन को मारने के लिए आपको स्टेटहुड चाहिए? आपने तो आतंकवादी को कभी नहीं मारा,
आपने उग्रवादी को तो कभी नहीं मारा। हां, सिविलियन को रक्त रंजित किया आपने यहां पे हड़तालें करवाई, आपने यहां पे स्कूल बंद करवाए, आपने यहां पे मजदूरों की मजदूरी खाई। वो स्टेटहुड चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कश्मीरी इस प्रकार का स्टेटहुड चाहता है, जहां पे डर का माहौल हो, जहां पे भय का माहौल हो, जहां पे एक छोटे बच्चे को, स्कूल गोइंग स्टूडेंट को यह नहीं पता हो कि वो वापस आएगा नहीं आएगा, जहां पे यह नहीं पता हो कि किस ऐसे व्यक्ति को जो उनकी पार्टी के खिलाफ हो उस पर पीएसए लगेगा। पैलेट गन आप लाने वाले, पीएसए आप लगाने वाले, सिविलियन किलिंग की तादाद अगर आप निकालोगे, दौरान हुकूमत आपके ज्यादा हुई है। तो इस प्रकार के स्टेटहुड को मुझे नहीं लगता कि कोई कश्मीरी आपके लिए डिमांड कर रहा है कि इस प्रकार का स्टेटहुड चाहिए। हां, स्टेटहुड चाहिए जो हमने कमिटमेंट किया है, जो भारत सरकार ने कमिटमेंट किया है। उन्होंने आतंकवाद को किस तरीके से खत्म किया, और कोई भी भारत सरकार पर, विशेषकर गृह मंत्रालय पे उंगली नहीं उठा सकता है कि कहीं पे भी आम इंसान को नुकसान पहुंचा, किसी सिविलियन को नुकसान पहुंचा, किसी बच्चे की आंखें गई। आज महबूबा जी को भी मैं पूछना चाहता हूं, उमर साहब को भी मैं पूछना चाहता हूं, उन बच्चों के घरों में जाके पूछो आप, जब आपकी हुकूमत रही है, किस प्रकार का आपने तांडव रचा था, जिसे कहते हैं कि मतलब एक माहौल एक पैदा किया था सिविलियन लोगों के लिए। हां, भारत सरकार ने आतंकवाद को मारा, आतंकवादी को नष्ट किया। किसी भी सिविलियन को हम कोई नुकसान नहीं होने देंगे, चाहे मुझे लगता है स्टेटहुड और प्रोलॉन्ग करना पड़ेगा। अगर इस प्रकार का स्टेटहुड उमर अब्दुल्ला साहब चाहता है तो नहीं मिलना चाहिए, जिसमें सिविलियन हताहत हो, जिसमें यहां पे बच्चे स्कूल न जा पाए। अरे उमर साहब, आप मुझे बताइए, आपको तो पता ही नहीं होगा एक तरखान क्या होता है, एक मैसन क्या होता है, उसकी एक दिहाड़ी चली जाती है तो उसको फाके लगते हैं, आपको क्या पता है? आप तो गोल्डन स्पून से खाने वाले शहजादे हो अब्दुल्ला खानदान के। और जिन लोगों की हड़तालों में मजदूरी चली गई, डेली वेजर्स का आपको नहीं पता, एक पेरेंट जो बच्चे को पढ़ा नहीं पाता उसका आपको नहीं पता, तो आप क्या कह सकते हैं स्टेटहुड? हां, जो पावर्स आपके पास है उनका आप इस्तेमाल करो ना। आज माहौल शांत है, आज आतंकवाद नहीं है। सबसे बड़ी मैं कहता हूं अचीवमेंट, उपलब्धि भारत सरकार की, विशेषकर गृह मंत्रालय की है, कोई भी सिविल लोकल रिक्रूटमेंट टेररिज्म में नहीं हुई है कश्मीर में। छोटी बात है, पहली बार 35 वर्षों के इतिहास में जब आपका टाइम था, हजारों के हजारों लोकल आतंकवादी यहां पे दिखते थे, एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। मींस कि कश्मीर के युवाओं ने भारत सरकार की इस पॉलिसी को एक्सेप्ट किया है कि हम डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ही अपनी बात रखेंगे, ये मान लिया है। तो इस प्रकार का स्टेटहुड अगर उमर अब्दुल्ला साहब चाहते हैं तो मुझे लगता है कि कश्मीर के लोग इस प्रकार का स्टेटहुड नहीं चाहते। एक और बात, आज जहां पे भी जाते हैं स्टेज पे चढ़ के बड़ा अजीब गुस्से में आके कहते हैं आई हैव 2 ऑप्शंस इन 2024। मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या बीजेपी के साथ जाओ या अकेले हुकूमत करो। मेरे भाई, मुझे नहीं समझ आता कि ये कौन सा ख्वाब आपने देखा कि भाई बीजेपी ने आपको ऑफर किया। अगर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आपको ऑफर किया हो, आप पुष्टि करें, आप बाहर लाएं बात को, वरना मनगढ़ंत कहानियां झूठी। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मुझे मौका था नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे आपके लिए बंद थे, बिल्कुल, तब भी और अब भी। हम अपोजिशन में हैं, हम विपक्ष में, हम संतुष्ट हैं, हम खुश हैं, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं, आप सरकार चलाए, नहीं हमें सरकार में आने की कोई आवश्यकता थी। और यहां पे जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करना, वहां पे जाके रोज उनसे मिलना, दिल्ली हफ्ते में एक बार चले जाते हैं, शाल भी लेके जाते हैं, गुलदस्ता भी लेके चले जाते हैं, चाय भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, वो कहीं नहीं दिखता आपको। यहां पे आके मैं बीजेपी को नहीं आने दूंगा। मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी को आपके साथ सरकार बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अगर किसी ने आपको ऑफर किया हो, आप पुष्टि करें, पब्लिकली करें, वरना माफी मांगे इस बात से, कश्मीरियों से, जम्मू कश्मीर के लोगों से माफी मांगे कि आपने झूठ बोला। बार बार आप झूठ बोलते हैं, क्यों?
क्योंकि आपको आदत हो चुकी है इन दोनों परिवारों को। दिल्ली में जाके पूरी दोस्ती करते हैं, लेकिन सेंटर के खिलाफ एक माहौल कश्मीर के अंदर पैदा करने की कोशिश करते हैं। खुद पूरी दोस्ती है इनकी, मैं कहना नहीं चाहता, आपकी दोस्ती मतलब हर कोई जानता है, लेकिन यहां पे आम कश्मीरी को आप सेंटर के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए एक माहौल तैयार करते हैं। भाजपा हमारे साथ सरकार बनाना चाहती है। अरे भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है इस दुनिया की, कई प्रदेशों में हमारी सरकारें हैं। अब इस जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए हम उमर अब्दुल्ला साहब को पूछेंगे, दरवाजे पे आप जाते हैं, हम कहना नहीं चाहते हैं आप कहां कहां पहुंचते हैं, किन किन नेताओं के पास पहुंचते हैं, और रीसेंट ऑफर भी जब आपको ठुकरा दिया गया तब जाके आप चलाए। तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे। मुझे लगता है कि इस प्रकार की सियासी बेशर्मी की इंतहा है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक और बात, एक इंटरव्यू में सीएम साहब कहते हैं कि एलओपी कहीं धक्का देके आगे निकला, मुझे आदत नहीं है धक्का देने की। साथियों, मैं एक बहुत गरीब परिवार से निकला, छोटे घर से निकला, बूथ लेवल का मैं कार्यकर्ता रहा हूं, इलेक्शन हारा भी हूं, इलेक्शन जीता भी हूं। अपनी मेहनत से, पार्टी के प्रति एक कमिटमेंट से मुझे आज पार्टी ने दायित्व दिया है, जिसको निभा रहा। मैंने जीवन में कभी कोई धक्का नहीं दिया किसी को, न मुझे आगे निकलने के लिए कोई होड़ लगी हुई। धक्का आपके परिवार की परंपरा है, अब्दुल्ला परिवार के परंपरा है। फारूक अब्दुल्ला के घर में पैदा हुआ, पता नहीं किसी चीफ मिनिस्टर के घर में पढ़ने गया मुंबई, वहां से आया तो एक लंबी फहरिस्त लाइन थी यहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स की, लीडर्स की, जिन्होंने पूरी अपनी जिंदगी दी है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और धक्का दिया सबको तो तुझे बिठा दिया। यह होता है धक्का देना। आपके पास कोई मेरिट नहीं था, आपने कोई जदोजहद नहीं की थी, आपने कोई मेहनत नहीं की थी, आप एक ही मेरिट था आपके पास, आप अब्दुल्ला खानदान के शहजादे हो, आप फारूक अब्दुल्ला साहब के फर्जंद हो। इसलिए सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को धक्का देके आपको बिठाया गया। धक्का देने की परंपरा, आदत आपके परिवार में है। मैं अपनी हैसियत समझता हूं, मैं अपनी औकात समझता हूं, महफिल में मेरी जगह कहां पे है मैं अच्छी तरह समझता हूं। मुझे धक्का देने की आदत नहीं है। हां, आपके परिवार में तो आपके बेटे भी लाइन में है कई नेशनल कॉन्फ्रेंसों को धक्का देने के लिए, रेडी हैं वो। देख लेना आप, जो बड़े बड़े दिग्गज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के आपको दिख रहे हैं, इनको धक्का देने के लिए अब्दुल्ला परिवार की चौथी पीढ़ी तैयार है। इसलिए आप ये इल्जाम नहीं लगा सकते हैं कि हम धक्का देके आगे निकलते हैं। धक्का देके आप आए हो आगे, और मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि चौथी पीढ़ी भी कई नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेहनती वर्करों का हक खाने के लिए, धक्का देने के लिए दे आर रेडी। एक और बात उन्होंने इंटरव्यू में कही कि नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को पता है कि आतंकवाद के साथ कैसे लड़ा जाता है। अरे बड़ी बदकिस्मती है। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, भारत आजाद हुआ, और 1989 तक मुझे लगता है कि एक दो बार कहीं जनता दल या जनता पार्टी की सरकार रही है, 2-4 साल। बाकी लगभग 40 साल कांग्रेस की सरकार रही। इस कांग्रेस की सरकार के दौरान ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में और कांग्रेस की सेंटर में, इन्हीं के दौरान यहां पे उग्रवाद आया। और पूछ रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी से, 1989 तक तो हमें पता ही नहीं कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो हम अपोजिशन में, हम कैसे पूछ सकते हैं। इसलिए जवाब आपको देना होगा, ये उग्रवाद कहां से आया, ये आतंकवाद कहां से आया। ये भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देगी, ये समाजवादी पार्टी जवाब नहीं देगी, ये कोई राष्ट्रीय जनता दल जवाब नहीं देगी, ये तेलुगु देशम पार्टी जवाब नहीं देगी, ये जवाब आप देंगे। और आप आज कह रहे हैं कि नहीं, उग्रवाद के साथ लड़ना कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जानती है। हमें पता है सीएम साहब किस प्रकार की लड़ाई, किस प्रकार से इस जम्मू कश्मीर को रक्त रंजित करने वाले कांग्रेसी और आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग। मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं और आप जरूर इसको लोगों तक पहुंचाइए। 2008 से 2014 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रहती है। आज ये सिक्योरिटी की बात करते हैं, मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, मेरे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वरना मैं ये करता, मैं वो करता। क्या करता?
पता नहीं है 2008 से 14 क्या किया आपने। अगर आप आंकड़ा निकालेंगे 7,000 इंसिडेंट हैं 6 सालों में, लॉ एंड ऑर्डर के कानून व्यवस्था जिसकी बात करते हैं, 7,000 इंसिडेंट्स। कितने? 7,000। और उमर साहब चीफ मिनिस्टर, फुल फ्लेज रियासत के, यूटी के नहीं। पुलिस आपके पास, सिक्योरिटी फोर्स आपके पास, वो यूनिफाइड कमांड आपके पास। और दूसरी तरफ से 2019 से लेकर 2024 तक जब गृह मंत्रालय इस जम्मू कश्मीर को चला रहा था, केवल 18 इंसिडेंट लॉ एंड ऑर्डर, 7,000 वर्सेस 18। और आप कंपेयर करते हो कि भाई मेरे पास सिक्योरिटी होती, हमें पता है तुम्हारे पास सिक्योरिटी होती, तुम क्या करते। यहां पे कितने लोग अंधे हुए, कितने बच्चे अंधे हुए, यहां पे कितने सिविलियन आज पूछ रहे हैं कि भाई हमारे लिए कोई इंक्वायरी खड़ी करो, किसके हुक्म से मारे गए हैं। आप कहते हो, आप इस प्रकार की बातें करते हो, बड़ी शर्म आती है और बड़ा ही तज्जुब होता है। मैं सिर्फ कश्मीर के लोगों से एक गुजारिश करना चाहूंगा, ये जो आईना पहनाया गया है आपको भारतीय जनता पार्टी को देखने के लिए, थोड़ा सा कभी ये आईना उतार के देखें। भारतीय जनता पार्टी को भी कंपेयर करो और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी को भी आप कंपेयर करो। साथियों, आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, आपकी दुकानें बंद होती थी, आपके होटल्स बंद होते थे, आपके कारोबार बंद होते थे। आज शांतिमय वातावरण है, आज यहां पे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, मजदूर भी मजदूरी करता है, स्कूल भी खुल रहे हैं, होटल्स भी खुल रहे हैं। लेकिन ये जो आईना पहना दिया है अब्दुल्ला खानदान ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के लोगों को, थोड़ा सा ये उतार के आप देखें। मुझे पता है हमें बीजेपी को यहां पे आप वोट इतना नहीं मिलता है, हमें ये भी पता है। आप बेशक अपनी मानसिकता इसी प्रकार की अभी रखें और ऊपर वाले से मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि बहुत जल्दी आप इनके असली चेहरे देख पाएं, पहचान पाएं, किस किस प्रकार से दिल्ली जाके कौन कौन सी ये दोस्ती निभाते हैं खान मार्केट में या किसी 5 स्टार में, और यहां पे आके किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रति या केंद्र के प्रति ये नफरत फैलाते हैं। ये दो परिवार, ये आज नहीं, ये आजाद जब से मुल्क हुआ है तब से इन्होंने शुरू किया है कि सेंटर के खिलाफ नफरत पैदा करो, चाहे मुफ्ती खानदान है चाहे अब्दुल्ला खानदान है, सेंटर के खिलाफ नफरत पैदा करो और यहां पर लोगों को गुमराह करो, दिल्ली में जाके दोस्ती निभाओ। ये बड़ी बदकिस्मती है। उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीजों से जम्मू कश्मीर के लोग बाहर आएंगे, इनकी सच्चाई है। उमर की सरकार ने अभी तक कैबिनेट की 16 मीटिंग्स की और 97 जो फाइल्स एजुकेशन की थी उनको अप्रूव किया गया है। अभी हम क्लेम्स जो देखते हैं जब से हुकूमत बनी है, ये जो नैरेटिव चलाया गया है कि जिगल गवर्नमेंट को हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके कल आपने डिप्टी सीएम साहब का स्टेटमेंट भी देगा होगा। इवन उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई क्योंकि उन्होंने एलजी साहब को सच बोला था। क्योंकि आप एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ अपोजिशन में है, क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे जो नैरेटिव ये चलाया गया लोगों में कि हमारी फाइलें रिजेक्ट होती है और आप इसी को पब्लिक डोमेन में लाएंगे, ऐसा आपकी तरफ से भी कैंपेन होगी सो दैट लोगों के सामने ये सारी चीजें क्लियर हो? या तो सरकार, मैं दोबारा से आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। 16 कैबिनेट मीटिंग्स में 97 फाइल्स को एलजी महोदय ने अप्रूव करके वापस भेज दिया है। मुझे ये बताएं कि एजी की फाइल कहां पे है? अगर एलजी महोदय के पास है हम कबूल करेंगे कि लड़के निकालेंगे। झूठ। आप बताइए मुझे चेयरमैन जेके बोस की फाइल कहां पे है? आप मुझे बताइए स्टेट इलेक्शन कमीशन की फाइल कहां है? आप मुझे बताइए चीफ इंजीनियर नॉर्थ साउथ की फाइल कहां पे है? आप मुझे बताइए 30 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स की फाइल कहां है? ये फाइलें जानी नहीं है। झूठ, सिर्फ झूठ। झूठ में तो महारत है इस परिवार की। बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल दूंगा। यहां पे कोई लिमिट ही नहीं है। अगर कोर्ट या कोई और ही बैन लगाए इनको झूठ बोलने में तो वही हो सकता है, अन्यथा ये रुकेंगे नहीं, कोई और इनको रोक नहीं सकता है। आज तक उमर अब्दुल्ला ने कई बार बोला कि ही इज अ टूथलेस टाइगर, उनके पास पावर नहीं है, लेकिन आज बीजेपी का लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या ये इसलिए किया जा रहा है, निशाना इसलिए साधा जा रहा है क्योंकि इलेक्शन राउंड द कॉर्नर? इज इट फॉर द इलेक्शन? गुड मैम, सबसे पहले
जो उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की कि मैंने तो जवाब देना है कि भाई मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। मैंने स्पष्ट कर दिया, बीजेपी का एक व्यक्ति बताए जिसने उसको ऑफर किया हो, वरना उनके ऑफर्स को ठुकराया गया। एक बात। दूसरी बात, जो बीजेपी के खिलाफ और सेंटर के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए दोबारा से वो उठ खड़े हुए हैं, ये एक टूल किट है अब्दुल्ला खानदान को बडगाम इलेक्शन के लिए, हमारे लिए नहीं है। हमें पता है कि हम कहां पे हैं, आपको पता ही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत क्लेम नहीं करती है बडगाम की सीट पे, लेकिन ये सीट उमर अब्दुल्ला साहब की है। टूल किट वही है, सेंटर के खिलाफ नफरत, बीजेपी के खिलाफ जहर उगलना, ये टूल किट उमर अब्दुल्ला के लिए जूठ का पुलिंदा जिसे हम कहते हैं। उम्मीद रखिए क्योंकि बहुत से मुलाजमीन हैं, बहुत से मसाइल लोगों के हैं, कैसी उम्मीद और बाहर से अपोजिशन लीडर कैसी तैयारी, क्योंकि आने वाला असेंबली सेशन इसी में। देखिए, जितनी भी समस्याएं ग्राउंड पे हैं, चाहे वो कॉमन मैन की है, चाहे एक गरीब की है, चाहे किसान की है, चाहे मजदूर की है, उस समस्या को हम उठाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक मुलाजमीन की बात है, तो मुलाजमीन भी मुझे लगता है कि परेशान है, विशेषकर डेली वेजर परेशान है। मुझे समझ नहीं आता कि इन्होंने डेली वेजर्स के लिए कमेटी बनाई थी, वो कमेटी कहां गई? इन्होंने रिजर्वेशन के लिए कमेटी बनाई थी, वो कमेटी कहां चली गई? ये कमेटीज केवल उमर साहब एक मुझे कहता है हशप होने के लिए किसी भी इशू को रखते हैं। जहां तक मुलाजमीन की बात करते हैं, मैं जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था तब स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में केवल 70 करोड़ की इनकम थी, और आप रिकॉर्ड निकालें 129 कंसोलिडेटेड वर्कर्स को मैंने रेगुलर किया था बीइंग ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। आज 230 करोड़ रुपया प्रॉफिट है, इनकम है, और एक भी व्यक्ति को आज तक आपने कंसोलिडेटेड वर्कर को आपने रेगुलर नहीं किया। आप बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हैं, कैसे उम्मीद रख सकते हैं? लेकिन इन सारी बातों को हम असेंबली में रखेंगे। सुनील जी, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, लद्दाख का जिक्र कभी नहीं किया। ये हम जम्मू कश्मीर में है ना, आपने पूछा ही नहीं सर। यूनियन टेरिटरी की डिमांड लोग वहां पर थी, जो एटमॉस्फेयर वहां पर बना, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये ड्यू टू द लैक ऑफ फैसिलिटीज, ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहे थे गवर्नमेंट ने फिलअप नहीं किया, या कोई इशू अदर? एक बात को आपको मानना पड़ेगा, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और विद ड्यू रिस्पेक्ट आप ये मान के चलें, 2010 में जब वहां पे हिल डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव हुआ था, बीइंग बीजेपी इंचार्ज में था वहां पे 1 महीना, तब लोगों की एक ही डिमांड थी। तब वहां पे एक फ्रंट होता था LUTF, लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट, और LUTF की डिमांड थी कि हमें जम्मू कश्मीर से अलग करो और हमें यूनियन टेरिटरी दो। भाजपा ने एक कमिटमेंट की कि आप जब भारत सरकार हमारी होगी और हम आपको यूटी देंगे, हमने दे दी। यूटी के बाद 85% रिजर्वेशन लद्दाख को मिली। यूटी के बाद डोमिसाइल का जो उनका डिमांड था वो उनकी पूरी की गई। लेकिन क्या होता है कि लोगों की अपेक्षाएं कहीं पे अंत नहीं होती है, एक डिमांड पूरी हुई दूसरी तैयार होती है। तो कहीं न कहीं ये जो डिमांड आज उनकी 6 शेड्यूल की या स्टेट की है, उस डिमांड को मुझे लगता है कि जो वो प्रदर्शित कर रहे थे, कुछ मिसक्रेंट्स, कुछ मिसगाइडेड या मिसक्रेंट्स ही कहेंगे, उन लोगों ने थोड़ा सा इस डायरेक्शन को अलग ले लिया, और लद्दाख में 24 का वो सितंबर का इंसिडेंट सामने आया, लेकिन वहाँ पे काफ़ी कंट्रोल है। आज हालात बिल्कुल सामान्य हैं, और आप देखेंगे बहुत जल्दी टॉक्स भी रिज्यूम होंगी। कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने स्टेट रूट के हवाले से बात के हवाले से इस तरीके से किया गया, तो क्या हम ये समझे कि आप कहने का मतलब है अगर स्टेट रूट रिस्टोर होता है तो विदाउट होम डिपार्टमेंट होना? देखिए, ये इट डिपेंड्स अपॉन द पब्लिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं क्यों कहूँ? मैं तो ये कहूँगा कि भाई 2009 से 2014 तक आप इतिहास निकालें उमर अब्दुल्ला साहब का, और आप 2019 से 2014 तक का भी रिकॉर्ड निकालें। क्या किसी सिविलियन को हताहत होने दिया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास जब लॉ एंड ऑर्डर था, जब उमर अब्दुल्ला साहब के पास था, तब आप देखिए कितने बच्चों की आंखें चली गई। राज्यसभा की 4 सीट पे इलेक्शन है, चारों सीट पे लड़ा जाएगा। डॉक्टर निर्मल सिंह का नाम सामने आ रहा है, जो एडवोकेट सुनील सेठी है उनका नाम सामने आ रहा है, और साथ ही साथ बताएं बडगाम की जो सीट है, नगरोटा पे तो आपकी बहुत अच्छी फेथ है, बडगाम की सीट पे आपका कैंडिडेट होगा या कोई अलायंस वाला कैंडिडेट खड़ा होगा?
एक वादा आपको देना पड़ेगा, जो मैंने प्रमुख बिंदु रखे हैं उनको भी रखेंगे आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैंने आज जो धन्यवाद भारत सरकार का किया, मैंने जो कंपैरिजन आपका स्टेट फूड का उमर अब्दुल्ला साहब का और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो अधीन जम्मू कश्मीर रहा उसका किया, मैंने यहाँ पे जो इनकी सुपरमेसी है उनका किया। लेकिन इसके अलावा जो आपने राज्यसभा की बात कही, देखिए राज्यसभा में हमारा जो आंकड़ा है वो आंकड़ा इतना नहीं है कि हम चारों सीट्स जीत पाएंगे, वो तो अंडरस्टूड है। और हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग, कोई दाएं बाएं घूमने की। जितनी हमारी लिमिट है उसी लिमिट तक जाके हम कैंडिडेट्स उठाएंगे। आप मेरी बात को समझ गए। दूसरी बात जो आपने नगरोटा और बडगाम की उठाई है, मैं बीइंग एलओपी, चूंकि मेरे साथ स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं और इंचार्ज हैं कश्मीर के, इनके साथ जो हमारी चर्चा हुई है, इन्होंने कहा है कि हमें बडगाम में भी कैंडिडेट उठाना चाहिए और डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पे, अपने चुनाव चिन्ह पे बडगाम से भी कैंडिडेट उठाएगी और नगरोटा से। Sir, is there any Rajya Sabha member is nominated? Is there any Rajya Sabha member is nominated, or there is a difference between state and center? This cadre, इसमें कोई मतलब कोई कैंडिडेट, why not finalize candidates in Rajya Sabha? नहीं, फाइनलाइज कौन सा ये कैंडिडेट के लिए? हाँ हाँ नहीं, या कोई डिफरेंसेस है? नो, देयर इज नो डिफरेंसेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। हमारा एक प्रक्रिया है। जैसे अमित शाह जी ने भी कहा था अखिलेश यादव को कि भाई तुम्हारे जो कैंडिडेट्स हैं या तुम्हारे प्रेसिडेंट्स जो हैं वो शाम को किचन में डिसाइड होते हैं, क्योंकि बाप बेटे ने डिसाइड करना है। उमर अब्दुल्ला साहब ने अगर कैंडिडेट डिसाइड करना है तो बाप के साथ खाना खाने वक्त करना है, कोई काडर तो है नहीं। शाम को फारूक अब्दुल्ला साहब बैठे, उमर अब्दुल्ला साहब बैठे, आज दो और फर्जंद उनके निकले, डाइनिंग टेबल पे बैठे और कैंडिडेट डिसाइड होते हैं। तो उनकी परिवार की पार्टी है। हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारी प्रक्रिया है, हमारा प्रोसेस है। उस प्रोसेस के बाद विदाउट एनी डिफरेंसेस एक डिसीजन जब दिल्ली से आ जाएगा, कोई भी यहाँ से उसको नेगेट नहीं करेगा। आप वेट कीजिए, विदाउट एनी डिफरेंसेस हमारे कैंडिडेट यहाँ पे आ जाएंगे। शर्मा जी, नेशनल कांफ्रेंस का इल्जाम है अगर यहाँ पे डबल इंजन सरकार नहीं है तो बीजेपी के सारे एमएलए अक्सर बेशतर एलजी साहब के पास जाके सीएम अपने काम के लिए नहीं जाते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी के एमएलए, देखिए मिनिस्टर जो होता है, मिनिस्टर किसी पार्टी का नहीं है। वो काम सिर्फ अपनी पार्टी के करते हैं, वो अलग चीज है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर्स अपोजिशन को दबाने की कोशिश करते हैं और अपोजिशन के जितने कार्यकर्ता हैं उनके कोई अगर रिश्तेदार भी हैं उनको ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बावजूद उसके कि हम मानते हैं कि वो पूरी स्टेट के मिनिस्टर हैं, हमारे विधायक जाते हैं, सबके पास जाते हैं, लेकिन अभी तक हमें दिखा नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोजिशन के किसी विधायक का काम करती है। आशा है, जो एलजी साहब से आशा है वो आशा लेके वहां जाते हैं, लेकिन जो आशा हमें सरकार से थी वो पूरी होती हुई नहीं दिखी।